अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 83 कैफ 3 का स्टार्ट हो गया जी। ऑटो इंडस्ट्रीज मैंने डिस्कस कर दिया था आपके साथ, कोई मसला इसमें तो नहीं है। अब वो बाद में समझाएंगे। उसकी वजह ये है कि एक जुल्म का टोटा शुरू कर लें, वो मुक गया तो फिर देखेंगे। अगला सवाल कर लेना ज़रा, वो नया सवाल है, लंबा सवाल है थोड़ा सा, ये ना हो कि फिर वो एंड पे रह जाए। ठीक है, कंप्यूट करें प्रोजेक्टेड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 16 पे मैं आ गया हूँ। आगे हमारा मल्टी प्रोडक्ट शुरू हो रहा है। आज में भी थोड़ी सी बात हो जाए अगर ये सवाल टाइम से हो गया तो। वैसे कल मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन ही स्टार्ट हो रहा है, बहुत आसान है वो। ये मुश्किल काम हो गया। इसमें मुश्किल काम भी वैसे क्या है, ये सवाल अब करने तक मुश्किल था, फाइन। अब जब हो गया तो क्या अभी भी मुश्किल लग रहा है? तो परसेंटेजेस हैं, थोड़ी प्रैक्टिस है हर टॉपिक में। एक बच्चा कल आया मेरे पास कि सर जी अच्छा वाला टॉपिक चल रहा होता है, लेकिन हर टॉपिक में जैसे शट डाउन के अंदर दो सवाल, शट डाउन डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में आया, उसने गड़बड़ कर दी। ऐसे ही उसमें फर्दर प्रोसेसिंग में एक आधा सवाल आ गया था। ऐसे ही अब आपने कल मिला ना ये सवाल कराया फाइन वाला, तो बंदा कहता है यार अच्छा वाला 60-70% टॉपिक चल रहा था, हो रहा था सवाल, ये क्या हो गया? तो बेटा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किस टॉपिक में सारे सवाल इकट्ठे पड़े, पर किसी एक अटैम्प्ट में एक मुश्किल सवाल आता है तो उस अटैम्प्ट में बाकी सवाल आसान भी होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, पहली बार ज़िंदगी में चीज़ें करते हुए जा रहे हो, अभी इनकी जब रिविजन्स होंगी तो ये मुश्किल सवाल भी आपके ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। बहुत मुश्किल सवाल भी ब्रेक इवन कर जाए तो आसान सवाल तो आप 70% 80% तक कर ही रहे होते हो। ठीक है ना? चलो अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं। कहता है कंप्यूट करो प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। बजटेड सेल्स निकालनी है मेरे ख्याल से, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज भी निकालनी है आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग अबव मैयर्स। अच्छा, कुछ मैयर्स लेने के बाद जो सेल्स नेक्स्ट ईयर की होंगी वो निकालने की कह रहे हैं, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है तो इसका मतलब बजटेड सेल्स भी हो, ब्रेक इवन सेल्स भी हो, यानी वही ब्रेक इवन एनालिसिस ही करना है। अगर आपने बजटेड सेल्स निकाल ली तो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए बजटेड सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स माइनस होती है, तो ब्रेक इवन सेल्स भी चाहिए। अब ब्रेक इवन चाहिए तो आपको टोटल फिक्स कॉस्ट भी चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी चाहिए, और अगर आपको ये परसेंटेजेस में चलना, मतलब पर यूनिट ना निकाल सके तो फिर आप परसेंटेजेस में चले जाएंगे। ठीक है, और वही ब्रेक इवन आपको पता है सिर्फ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से ही नहीं निकलता, वो ब्रेक इवन सेल्स जो हैं वो आपकी CS रेशो से भी निकल आती है। ऐसा ही है ना? तो CS रेशो निकल आएगी, अल्लाह करेगा। बहरहाल ये तो जहन बनाया, सवाल पढ़ते हैं। हर सवाल में एक छोटी मोटी चवल होती है मुश्किल सवालों के अंदर, इसमें भी एक छोटी सी है, देख लेते हैं। कहता है जी, ये बहरहाल मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया था, ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आगे ले आते हैं, शायद यहाँ पे ज़रूरत, शायद यहाँ पे पड़ जाए। ले ही फिर दें असी नाल नाल, है जी, कहीं पे अभी तक यूज़ नहीं हुआ। अभी तक जितने सवाल किए उनमें शायद इसके अंदर टोटल से चले हैं 14 में, है ना? 14 में टोटल से चलना पड़ा है ना? ठीक है, तो खैर इसका मतलब ये यूज़ हो गया 14 में। खैर चलें। अच्छा जी, अब मैं तो कहता हूँ आप सिर्फ 1 मिनट में खुद पढ़ें, उसके बाद फिर मैं पढ़ाता हूँ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो पढ़ने का। 1 मिनट काफ़ी है, 2 मिनट ले लें चले।
जी, परसेंटेजेस की भरमार पढ़ लिया सारा सवाल। अच्छा, अब इसके अंदर एक छोटी सी बात जो सबसे पहले आपको देख लेनी चाहिए वो क्या है कि प्रोडक्शन डायरेक्टर कह रहा है कि प्लांट बहुत पुराना है और जितनी इस वक्त उसकी करंट लेवल अपने टोटल का 70% बस वो चल पा रहा है, क्योंकि वो क्या है, बहुत पुराना है, यानी जो उसकी 100% कैपेसिटी पे वो काम ही नहीं कर रहा बल्कि 70 पे, तो इससे ऊपर नहीं जा सकता। अब प्लान क्या बनाया है, प्लान क्या है जी, मैनेजमेंट ने फिर प्लान क्या बनाया, कुछ बातें पता लगी। बात ये पता लगी असल में कि ईयर एंड जो हुआ है 30 जून पे, इसमें इन्होंने इनकर किया है लॉस और सिर्फ अचीव कर सके हैं 89.6 मिलियन रुपीस की सेल्स, जो कि ब्रेक इवन से भी 80%, यानी करंट ब्रेक इवन निकालना हो तो यहाँ से निकल सकता है, बोलो। अच्छा चले, बहरहाल वो 80% ऑफ ब्रेक इवन सेल्स थी, तभी तो लॉस में चले गए। ब्रेक इवन सेल्स कर देते तो फिर कौन सा लॉस आना था, लॉस क्यों आया, ब्रेक इवन से भी नीचे थे। खैर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी उसने दे दिया। सीएम रेशो कितनी है जी, 25%, सीएम रेशो भी आ गई है। अब सीएम रेशो दे रहा है, मिसिंग फिगर्स निकलवाने की तरफ जा रहा है, लेकिन आपको पूरे सवाल को पढ़ के कहीं से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि इस वक्त कितने यूनिट्स बना रहे हैं, कितने यूनिट्स बनाना चाहते हैं। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट वाला तो चक्कर ही कोई नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वाला तो चक्कर ही कोई नहीं नज़र आ रहा, मुझे तो नहीं नज़र आया सवाल, मैंने भी आपके साथ ही पढ़ा, ठीक है, तो कोई बात नहीं। इसीलिए तो आपको ये बताया हुआ है पहले से कि अगर आप पर यूनिट में ना जा सके तो, जैसे ब्रेक इवन अगर आप यूनिट्स में निकालते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है जी, टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप ले लेते हैं और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हुए आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ले रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं गिवन पर यूनिट का डेटा, तो आप रुपीस के अंदर ब्रेक इवन निकाल लिया करते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं आप सीएस रेशो के साथ। अब सीएस रेशो के अंदर आप क्या यूज करेंगे, टोटल सेल्स रेवेन्यू यूज कर लेंगे अगर पर यूनिट डेटा नहीं गिवन, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से चल लें, फिक्स कॉस्ट तो टोटल ही होती है दोनों केसेस में, ठीक है। तो पर यूनिट दो ही चीज़ें होती थी, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट, तो वो ना हो तो कोई बात नहीं, परसेंटेजेस की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, सही है। अच्छा, अब मिसाल दी है, खैर अब वो कहता है प्लान क्या है जी, वो कहता है जी जो नया प्लांट है ना, नया प्लांट वो खरीद लेंगे, वुड बी इंस्टॉल्ड हुज कैपेसिटी वुड बी 20% मोर देन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट। ये एक अब मुश्किल बात थी मेरे हिसाब से, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। क्या मतलब, इस वक्त उसने क्या लेवल अचीव किया हुआ है, 70% कैपेसिटी पर उन्होंने 89.6 मिलियन रुपीस की सेल की हैं, 89.6, ऐसा ही है। ये 100% नहीं है, वो कह रहा है नया प्लांट लगाओ, नया प्लांट इससे 20% ऊपर चला जाएगा, 70% से 20% ऊपर चला जाएगा, नहीं। वो कहता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी थी हमारी, भाई इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो पूरे प्लांट की 100% होती है। तो ये एक तरह पहले भी एक तरह वो फिक्स एसिड वाला एक पॉइंट किया था, याद है आपको, शटडाउन के अंदर, जिसमें उसने कहा था कि ये जनाब 25% है, 30% है सारी फिक्स कॉस्ट का एलोकेटेड, इस प्रोडक्ट को 30% पड़ा हुआ है, लेकिन रिडक्शन उसने दी थी टोटल के साथ। तो मैंने कहा था पहले इसको बनाओ टोटल, फिर उसको करो कम। बिल्कुल ऐसे ही पहले, असल में कहानी क्या चल रही है, इस वक्त हमारा ओल्ड प्लांट जो है, ओल्ड प्लांट, अगर ये ओल्ड प्लांट की कैपेसिटी थी, ठीक है, 0 से 100 तक, ठीक है, 0 से 100 तक, तो इस वक्त हमारा ओल्ड प्लांट जो है वो तकरीबन यहां पे ऑपरेट कर रहा है, ऐसा ही है। अब वो उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है, 70 में 20% इंक्रीज आएगा नए प्लांट से, ये ओल्ड प्लांट था, 70 में इंक्रीज आएगा, नहीं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इसका मतलब पहले आपको जो कैपेसिटी पे आप इस वक्त मौजूद हैं, आई थिंक यहाँ पर जो 89.6 मिलियन रुपीस की सेल वो यहाँ पर ही हुई है ना, ठीक है, इससे पहले आपको 100% कैपेसिटी पे जाना पड़ेगा।
100% कैपेसिटी पे जाने के बाद आपको न्यू प्लांट की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। न्यू प्लांट की कैपेसिटी जो है वो ओल्ड प्लांट से, यार आप ज़रा साइड पे नहीं होते भाई, लेक्चर नंबर भाई ज़रा साइड पे हो जाओ यार, और साइड पे हो जाओ, और साइड पे हो जाओ, बस ठीक है। ऐसे जी। तो न्यू प्लांट की देखो ना, न्यू प्लांट का कद ज़रा ऊंचा है। क्या मतलब? न्यू प्लांट की कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है जी? ये जी इस 100 से भी 20% ज़्यादा। तो इंटू 1.2 करेंगे हम इसको, ठीक है? तो ये इसका 100 बन जाएगा, ठीक है? और इसके 100 पे जाके फिर आगे आपको वो कह रहा है कि नए प्लांट को लगा के ना हम, नए प्लांट को लगा के हम फिर उस प्लांट को हम प्लान कर रहे हैं कि कितने पर ऑपरेट करें, 85 पर। लेट से वो यहाँ पे कहीं जाके बन रहा। ये बात कुछ समझ आई है? ये ज़रा बीच में एक छोटा सा लुच फ्राई हुआ था, ठीक है? तो आपने जो इंक्रीज करना है कैपेसिटी को, वो पहले इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे लेके जाके उससे कर रहे हैं, ठीक है? ये एक छोटा सा ट्विस्टी थी, छोटी सी, ठीक है? मसलन आप 89.6 रुपीज़ की सेल्स कर रहे हैं इस वक्त। अगर आप 100% कैपेसिटी पे करंट प्लांट को चलाते तो उसने कितनी सेल करनी थी बताओ? 128। अब यहाँ पे आप चले गए, आपने वहाँ से जाकर फिर उसको बढ़ाकर कर लेना है, जो टोटल आना है वो, ठीक है? और सही है, और उसका फिर आपने ले लेना है 85%। तो आपकी वो सेल आ जाएगी जो 70% से, यानी बेसिकली आपने, चलो देखते हैं, ठीक है? बस थोड़ा सा समझ में आया आपको, ये थोड़ा सा काम हमने करना है। चले, ये एक पॉइंट इसमें आ गया। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है 89.6 मिलियन की सेल्स हमने की थी, जो कि ब्रेक इवन का 80% है। CS रेशियो 25% है। वेरिएबल कॉस्ट 45% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल है। वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी है, पहली बात वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? अब ये कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो गिवन है। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैसे निकलती है? कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो, कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर सेल। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओवर सेल्स। तो सेल्स अगर गिवन है इस लेवल पे, तो ये इस लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट निकल सकती है। तो पहले वो वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी। उस वेरिएबल कॉस्ट के बारे में फिर कह रहा है कि उसका 45% डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है? उसका 35% डायरेक्ट लेबर है, और उसका फिर 20% क्या है? ओवरहेड्स, ठीक है? तो ये थोड़ा सा आपको निकालनी पड़ेगी फिगर्स, ठीक है? लेकिन परसेंटेजेस में डाटा सारा गिवन है, पर यूनिट वाला चक्कर को नहीं लग सकता। आज टोटल सेल्स रेवेन्यू से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, उससे टोटल ही मटेरियल कॉस्ट, टोटल ही लेबर कॉस्ट, सब कुछ टोटल ही चल रहा है। तो CS रेशियो की तरफ चले जाएंगे, कोई बात नहीं। आज मुमकिन नहीं, आज चारों शाने चित हो गए हैं हम किसी भी तरह से। मैं 15 सवालों तक, शायद 15वें में 14वें में शायद टोटल किया हो। बहरहाल जो सवाल मैंने क्लास में करवाए हैं 12वें 13वें तक, कौन सा करवाया था आखिरी? कल 13वें तक मैंने नहीं जान छोड़ी पर यूनिट डेटा की, मैं उस पर चला जाता था। तो एक आसानी लग गई, समझ लग गई। हाँ यार, CV के सवाल में यही करना होता है, बस सवाल को 2-3 बार पढ़ते हैं, मतलब की चीज़ें निकल आती हैं। सवाल अब होने लग गए, होने लग गए थे कि ये सवाल आ गया। अब आदत पड़ी हुई थी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे सेलिंग प्राइस करो पर यूनिट, किसी तरह से कर लो, किसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मुमकिन नहीं, कहीं पे आपको यूनिट्स गिवन ही नहीं। तो कोई बात नहीं, हमारे पास CS रेशियो वाला रास्ता तो है ही। अब हम फिक्स कॉस्ट और टोटल निकालेंगे ही इंशाल्लाह, लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बजाय CS रेशियो की तरफ चले जाएंगे। वहाँ से ब्रेक इवन, नए वाली ये स्टेप्स लेने के बाद वाले ब्रेक इवन सेल्स आएंगी। वहाँ से हम बजटेड सेल्स, फिर MOS, ये सारे काम करने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, आगे वो कहता है ड्यूरिंग द डिस्कशन सिचुएशन मार्केटिंग डायरेक्टर वाज ऑफ द व्यू के अब सेल प्राइस हम इंक्रीज नहीं कर सकते। ये ना कहें आपके लॉसेज आ गए हैं तो हम सेल प्राइस इंक्रीज कर लें। वो कह रहा है सेल प्राइस कैन नॉट बी इंक्रीज, क्योंकि बहुत सवियर कंपटीशन है। अगर हमने सेल प्राइस बढ़ाई तो सब्स्टिट्यूट की तरफ हमारा कस्टमर चला जाएगा। हाउएवर सेल वॉल्यूम बढ़ा लो, और उसके लिए उल्टा क्या करो, यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हुआ है टू सेल एंटायर प्रोडक्शन सेलिंग प्राइस वुड बी रिड्यूस्ड बाय। अब ये प्राइस का एडजस्टमेंट है, ये वॉल्यूम का नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ऊपर बढ़ा तो रहे हैं। कैसे? कहता है मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड, अगली बात सॉरी, हाउएवर सेल्स वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग प्राइसेस। ये किसने कहा? ये हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर ने कहा। यार ज़्यादा यूनिट्स बना लो ना, ज़्यादा सेल करेंगे।
आपने तो ये कह दिया ज़्यादा बना लो। अब जिसने बनाने हैं प्रोडक्शन वाले ने, वो क्या कह रहा है, द प्रोडक्शन डायरेक्टर वॉज ऑफ द व्यू दैट प्लांट ही बाइजन बहुत पुराना हो गया, ऑलरेडी वो 70% अपने लेवल के ऊपर, अपने लेवल का 70% अचीव कर रहा है। जितना चलना चाहिए था उसका 70% चल सकता है, इससे ऊपर नहीं चल सकता। चूँ चूँ फट फट की आवाज़ें आती हैं उसमें से, बस एक हद है, बस इससे ऊपर नहीं जा सकता। अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है, वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा। तो फिर कुछ करने के लिए मैनेजमेंट ने क्या प्लान डेवलप किया, ये मैं आपको बताया था कि क्या कर लें, एक न्यू प्लांट इंस्टॉल कर लें जो जिसकी कैपेसिटी 20% ज़्यादा होगी एग्जिस्टिंग प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से। ये मैं समझा रहा था कि जितने के लिए वो इंस्टॉल हुआ था 100%, जाहिर है, ठीक है, उससे 20%, यानी कि वो थोड़ा बड़ा प्लांट है ये, ठीक है, वो ले लें। इसकी कॉस्ट है, इसकी लाइफ है। डेप्रिसिएशन नए प्लांट की आपके लिए क्या होगी, फिक्स कॉस्ट है लेकिन रेलेवेंट है, ठीक है। और जो फंड्स आपको न्यू प्लांट के लिए चाहिए, अब तो कल वाला सवाल देख भी लिया है, वो अरेंज करेंगे लॉन्ग टर्म बैंक लोन से जिसकी कॉस्ट है 10% पर एनम। अब कितने फंड्स रिक्वायर हैं भाई मशीन खरीदने जाओगे तो 30 मिलियन की खरीदनी है ना, तो 30 मिलियन आपके पास नहीं पड़ा, उसको जाके आपने खरीदना है, लेना है बैंक से लोन के तौर पे, और फिर जाके प्लांट खरीदना। अब बोरिंग कॉस्ट ना यहाँ ले आना, IAS 23 नहीं लग रहा। अच्छा, वैसे भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी IAS 23 नहीं लग रहा, क्योंकि आपने तो प्लांट बनाया ले आना है। लेकिन ये इंटरेस्ट तो आपको लोन लेकर पे करना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट क्या है, वो आपका फाइनेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेबिट, इंटरेस्ट पेबल या कैश क्रेडिट करना है ना आपने। तो ये इंटरेस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि वॉल्यूम के बदलने से इसने नहीं बदलना। 30 मिलियन का लोन आ गया, जब तक वापस नहीं जाएगा 10% कितना है, 10% पर एनम उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट से आपको दो फिक्स कॉस्ट मिलेंगी। एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट पता नहीं कहीं पे उसने बताई नहीं है, कोई नहीं बताई है तो इंशाल्लाह हम निकाल लेंगे। हमें उसने CS रेशो भी दी हुई है, हमें उसने ब्रेक इवन सेल्स के बारे में इंडिया दिया है कि ये सेल्स ब्रेक इवन का 80%, ब्रेक इवन में फिक्स कॉस्ट पड़ी होती है। कुछ ना कुछ तो करेंगे। पर्चे में ऐसा सवाल आ जाए तो जो आपको उस टॉपिक में आया होता है ना, पढ़ा होता है और आ रहा होता है सामने, आप करते जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना कि ये सवाल मुझे पहले कराने दो, इसी वजह से कहा गंदा सवाल है थोड़ा सा। अच्छा, अब यहां से फिर मैंने कहा आपकी जो भी फिक्स कॉस्ट एग्जिस्टिंग होगी उसका तो मुझे नहीं पता फिलहाल, लेकिन उसमें ये दो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। क्या, एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन नए प्लांट की ऐड हो जाएगी, इंटरेस्ट लोन का ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पुराने का क्या कह रहा है, तो वो आगे कह रहा है, फिलहाल कहता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फिर हमने क्या करनी है, जितनी उसकी टोटल कैपेसिटी निकलेगी उस बजटेड सेल निकल रही है मुझे लग रहा है यहाँ से। अगर आपने नए प्लांट की कैपेसिटी निकाल ली ना 100%, तो उसका 85% करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बजटेड सेल्स। क्या मिलेंगी, मुझे लग रहा है अभी तक ऐसे पढ़ते हुए, ऐसे ही पढ़ा था आपने भी इसको, 2 मिनट ना 3 मिनट तो ऐसे पढ़ लेते, ऐसे पढ़ना शुरू करो फिर, यही तो मसला है। अच्छा, आप कहते हैं न्यू प्लांट विल एलिमिनेट एग्जिस्टिंग, विल एलिमिनेट यानी विल मेक इट 0%, विल एलिमिनेट एग्जिस्टिंग मटीरियल वेस्टेज ऑफ, ओ ये तो फिर वही हो गया, 5 से 0 पे ले जाएगा, मटीरियल वेस्टेज खत्म, नई जदीद टेक्नोलॉजी वाला ये प्लांट है। ऑफ द इनपुट और इनपुट क्या है, ये कॉस्ट जो ऊपर पड़ी होगी, वही वाली बात, इनपुट देता है 2% देता है, कोई गल नहीं, हूं तो साढ़े को फार्मूला है और लंबी कहानी, पहले यूं जाओ फिर यूं आओ फिर यूं जाओ, नहीं, इनपुट पकड़ो, हमेशा बड़ों को ऊपर रखो, हमेशा छोटों को नीचे रखो, ठीक है, बस आपका काम हो गया। ये कर लो, सारी जिंदगी का काम हो जाएंगे इसी तरह से, ठीक है, जैसे ये हो गया। और ये नया प्लांट रिड्यूस कर देगा डायरेक्ट लेबर आवर्स बाय, तो ये एफिशिएंसी है, ठीक है, ये एफिशिएंसी है। मतलब पहले अगर मिसाल के तौर पे 10 घंटे में काम होता था, अब 100 घंटे में काम होता था, अब वही 92 घंटे में हो जाएगा। तो जब ये कम होगा तो लेबर कॉस्ट, परसेंटेजेस भरमार है परसेंटेजेस। अच्छा जी, ये सारी कहानी जो है ये आपको नए प्लांट से रिलेटेड मिली। इसमें से 2 कॉस्ट आपको फिक्स मिल गई, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, और 2 वेरिएबल कॉस्ट जो हैं उनके अंदर भी चेंज मिल गया, इंप्रूवमेंट आ रही है थोड़ी सी। मटेरियल कॉस्ट भी कुछ बढ़ेगी क्योंकि वेस्टेज कम हो जाएगी, लेबर कॉस्ट भी कुछ बढ़ेगी हमारी, मटेरियल कॉस्ट भी कम होगी क्योंकि वेस्टेज कम हो रही है, और लेबर कॉस्ट भी कम होगी क्योंकि एफिशिएंसी, ये मशीन जल्दी यूनिट्स बना लेती है, ठीक है। लेकिन
लेकिन बाद में देखते हैं, ठीक है। बात जेहन में आई और निकल गई है। खैर, तो मटेरियल कॉस्ट भी कम हुई, लेबर कॉस्ट भी कम हुई। हाँ, कहने लगा था अगर खुदा ना खास्ता अगले साल में कोई महंगाई की एक्सपेक्टेशन है तो वो महंगाई फिर भी सब पे लगनी है, वो अलग है। जैसे कल वाले सवाल में एंड पे ये लिखा हुआ था बदतमीज, ये वाला कितने गया बदतमीज, ये ऑल, तो ऑल वाला अगर आ गया ना तो फिर रोड़ा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो आ गया ना आपका न्यू प्लांट, ये कहानी चल रही है आपकी ओल्ड प्लांट की। तो आज ओल्ड प्लांट के डिस्पोजल के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देख लेंगे इसको कि आपके दिल में जो आएगी वही ट्रीटमेंट कर लेंगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्लांट कह रहा है जी 15 साल पहले 27 मिलियन का हमने इंस्टॉल किया था और उसकी रिमेनिंग लाइफ 3 साल है और उसको हमने ट्रेड कर देना है। अब एग्जिस्टिंग प्लांट्स 15 साल पहले अगर इंस्टॉल हुआ था तो आज अगर उसकी रिमेनिंग लाइफ 3 साल है तो मतलब 12 साल डेप्रिशिएट हो चुका है। अगर 12 साल डेप्रिशिएट हो चुका था तो इसकी बुक वैल्यू निकालना को मसला है। उस बुक वैल्यू कंपेयर करोगे 2 मिलियन से तो गेन भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। वी विल सी इसका क्या करना है। कल तो मौज लग गई थी, मौज, फुली डेप्सिट एसेट था और कोई बताया नहीं था कि उस पर 1 रुपये का भी बिक जाता तो 1 रुपया गेन होना था, तो देखना पड़ता। अब आज देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट 1 के अंदर आपको पुराने प्लांट को बेचने और नए प्लांट को खरीदने की रिप्लेस कर रहे हैं ना, बेसिकली ये रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, रिप्लेस कर रहे हैं। आप एक्सचेंज भी कह लो, फर्क नहीं पड़ता। अगली बात, टू सेल एंटायर प्रोडक्शन, मैंने कहा था सेल प्राइस को 2% से कम कर लेना। अब सेल प्राइस पर यूनिट नहीं है तो टोटल सेल्स रेवेन्यू जो आपने निकालना है उस पे 2% का फैक्टर लगाना है। कैसे? 98% कर देना जो भी हो, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम होनी है, ठीक है। बड़े मज़े की बात होती है कि मैं मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ जी मिसाल के तौर पे मैंने जनाब 10 यूनिट्स बेचे, हर एक यूनिट 50 रुपये का बेचा, तो सेल्स कितनी आ गई? 500। लेस करता हूँ मैं इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल, मैं कहता हूँ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो तो मेरी अजम्पशन है जीरो होता है, ऐसे ही है ना। तो कॉस्ट ऑफ सेल भी मैं कहता हूँ जी 10 यूनिट्स ही थे जो मैंने खरीदे थे, ये मैंने बेच दिया। हर यूनिट मैंने खरीदा था 30 रुपये, ठीक है जी। तो 10 इंटू, ये वेरिएबल कॉस्ट है, सिर्फ मैं ये वैल्यू लिख देता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल मैंने वेरिएबल कॉस्ट लिख दी, ठीक है जी। तो कितना आ गया? और मेरे उतने भी वही हो गए। अच्छा, अब कितना बच गया जी, कितना आ गया प्रॉफिट? अब ये प्रॉफिट आ गया मेरे पास, ठीक है, कंट्रीब्यूशन कहते हैं जिसको, कंट्रीब्यूशन आ गया, वेरिएबल कॉस्ट निकाली है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि ऐसा करो, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ। आप इस दफ़ा जो है ना सेल्स करो और 15 यूनिट्स बेच लो, तो 15 यूनिट्स हो गए। अच्छा, सेल प्राइस भी थोड़ी सी बढ़ा दो, हर यूनिट जो है ना वो आप 55 रुपये का बेच लो। अब बताओ, ठीक हो गया? अगली बात, अब देखो अगर यूनिट्स बढ़े हैं तो उनको खरीदने की कॉस्ट तो बढ़ ही गई। अब 30 से ही कॉस्ट बढ़नी थी, मैं इसको 30 ही रख लूँ, इसको फिलहाल 30 ही रख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं 1 मिनट के लिए कांस्टेंट कर लेता हूँ, फिर इसको भी चेंज करके बता दूंगा, ठीक है जी। कितना आ गया? 450। अब प्रॉफिट कितना आ रहा है? 370। अब अलग से यूनिट्स ना हो, अलग से यूनिट्स ना हो, ये परसेंटेज होनी चाहिए थी 10 का। कितने परसेंट बढ़ा है? ये 5 कितना बनता है? 5 बड़ा 10, 50%। तो मैंने कहा जी 50% मेरा सेल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और सेल प्राइस 5/50 करो, हैं 10% मेरी सेलिंग प्राइस इंक्रीज हुई, ऐसा ही है। अब मैं कहता हूं मेरे पास ये डेटा अवेलेबल नहीं है। जब ये डेटा अवेलेबल नहीं है तो मैं सेल्स कैसे निकालूं? तो किसी ने मशवरा दिया कि यूं करो, इस 500 को पकड़ो, इस पे पहले लगाओ, ये किसका आपने इम्पैक्ट डाला? वॉल्यूम का, और फिर आगे 1.1 करो। आंसर क्या आता है? ज़रा आंसर निकालो कैलकुलेट, हैं क्या? सुबहान अल्लाह, ये ना था हमारे पास, ये ना था हमारे पास, लेकिन हमने
डायरेक्ट सेल्स रेवेन्यू पे ये इम्पैक्ट डाले तो हम जिस सेल रेवेन्यू पे पहुंचे वो उन दोनों के इम्पैक्ट्स को लिए हुए ही था। ठीक है, ये बात समझ आई? सही है। अच्छा, उसके बाद अब जाहिर सी बात है आपको ये भी नहीं पता, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब इस पे सिर्फ वॉल्यूम का इम्पैक्ट डालना है। तो आप क्या कहोगे जी, इस 300 के ऊपर लगा दो 1.5, आंसर क्या आता है? सुभान अल्लाह। तो इस तरह से काम चलना है। अगर पर यूनिट नहीं बढ़ा सकते, कम कर सकते, तो चाहे वॉल्यूम का चेंज है या अब इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी, चाहे सेलिंग प्राइस का चेंज है, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, सेल्स रेवेन्यू पे डाल दो, असर पड़ जाएगा। अच्छा, ऐसे ही जो कॉस्ट्स हैं उनका इंक्रीज है या डिक्रीज है, आप उसको पर यूनिट पे नहीं चेंज कर सकते, तो चाहे वॉल्यूम का चेंज है, चाहे प्राइस का चेंज है, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, कम होगी, लेबर की कॉस्ट बढ़ी, कम होगी, वो इम्पैक्ट किस पे डाल दो? रुपीस पे, तो वही असर पड़ जाता नहीं पड़ जाता? हैंस प्रूव्ड, अहमद हैंस प्रूव्ड। चलें आगे, नीनो आ रही है, हाँ कहा हुआ है? नहीं, अलग अलग समझा रहा हूं, समझ लो। कहने का मकसद ये है कि जितनी परसेंटेजेस हो, 7600 परसेंटेजेस आ जाएं, जो यूनिट्स पे कोई लग रही है, कोई सेलिंग प्राइस पे, मगर सेल्स की बात करूं सिर्फ, तो ठीक है, कोई सेलिंग प्राइस बढ़ रही है, कहीं से यूनिट्स बढ़ रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट पे आए, वॉल्यूम की वजह से तो उसने बढ़ ही जाना है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो, उसके बाद उसके अंदर कहीं पे इंक्रीज आ रहा है, किसी प्राइस में डिक्रीज आ रहा है, वो सारी परसेंटेज अगर आप इस कॉस्ट के ऊपर लगाएं, सेल रेवेन्यू के ऊपर लगाएं, टोटल के ऊपर, अल्टीमेटली जवाब पे पहुंच रहे हैं। मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही है। नेट तुमने करना है, जो मर्जी करना है वो करो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। मैं कह रहा हूं जो मर्जी करो, मैंने जो कॉन्सेप्ट यहां पे दिया है वो क्या है, ये समझ आया? कि मेरे पास यूनिट्स नहीं है, पर यूनिट सेलिंग प्राइस नहीं है, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, ये गायब होगी ना? नहीं है ना? मेरे पास टोटल सेल रेवेन्यू आ रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, मैंने वॉल्यूम का इंक्रीज सेल रेवेन्यू पे डाला, तो जो, और साथ ही प्राइस का भी डाल दिया, तो जो आंसर आया है वो वही नहीं है जो आपको पर यूनिट डाटा गिवन होता, तो आप अलग अलग करके देखते, तो जाहिर सी बात है टोटल पे परसेंटेज लग गई ना। ये बात समझ आई है? ठीक है, ये मैं इसलिए आज सिखा रहा हूं क्योंकि मेरे लिए आज मुमकिन नहीं है पर यूनिट डाटा निकालना, वरना तो मैंने आपको इधर जाने ही नहीं दिया था। ठीक है, ऐसे ही कॉस्ट है। अच्छा, ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। कम होता तो 98% सेलिंग प्राइस जैसे होगी, 98% वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी, क्या मसला है? वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है तो 98%, 93%, 95% बढ़ रही है तो 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो जो परसेंटेज आप इस पे लगाओगे टोटल के ऊपर, आपका आंसर टोटल वहीं पे आपको पहुंचाएगा। पर यूनिट डेटा नहीं है तो क्या हुआ? ये बात समझ आ गई? कॉन्सेप्ट सिर्फ ये दिया, बाकी तो सवाल में देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? पर यूनिट सिर्फ बढ़ाए, सिर्फ सेलिंग प्राइस बढ़ाएं, उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकालना है उसकी बजाय अगर टोटल से रेवेन्यू पर ही ये परसेंटेजेस लगा दें तो आपका आंसर फिर भी वही आएगा। ये इसलिए समझाया क्योंकि आज मेरे पास ये नहीं है कि जिनको मैं यूनिट्स को कैसे बढ़ाऊं, यूनिट्स है ही नहीं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को कैसे बढ़ाऊं, मेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ही नहीं, तो क्यों गल नहीं यार, सेल्स रेवेन्यू तो है ना, उसको बढ़ा लो, उसको कम कर लो, आंसर तो वही आना है। ये बात समझ आई? ये वेरी इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा चलें, अब सवाल तो सारा नहीं भी रहता है। आगे कहता है जी, पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि कहता है मटेरियल वुड बी परचेज्ड इन बुल्क which would reduce direct material cost by लो जी, ओ भाई, मटेरियल इकट्ठा खरीदेंगे और वो रिड्यूस कर देगा मटेरियल कॉस्ट को बाय, अब जो भी मटेरियल कॉस्ट आपकी आनी है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम का इंपैक्ट उस पर लगेगा। यानी मिसाल के तौर पे मेरा वॉल्यूम परसेंटेज में मैं निकालूंगा औखे सौखे करके, ठीक है ना, मेरा वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है लेट्स से 15%, तो पहले मैंने मटेरियल कॉस्ट को 15% से बढ़ाना है। ये किसका इंपैक्ट डाला उसको कि जी मेरी जो है ना कॉस्ट क्यों बढ़नी है, क्योंकि मैं क्वांटिटी ज़्यादा बनाने जा रहा हूँ, लेकिन साथ ही 5% डिस्काउंट भी लग जाना है प्राइस की वजह से, तो वो दोनों अलग अलग परसेंटेजेस हैं, कोई मसला नहीं। आप कहोगे जी दोनों प्लस हो रही थी, ये तो कोई बात ना हुई, ऐसे तो ना समझाओ, ऐसे ना करो ना, आप यूँ करो ना, आप एग्जाम्पल में ये करो कि आप कहो 50 रुपये से सेलिंग प्राइस कम करके आपने 48 कर ली थी, 45 कर ली थी, तो 10% से क्या आ गया? ये 10% ही बनता है ना, 10% से क्या आ गया? डिक्रीज। आंसर बताओ, 15 इंटू 45 670, और नीचे प्रॉफिट मार्जिन, सॉरी कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। अच्छा, अब
रेशो कम हुई होगी, लेकिन वैसे क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है ना तो टोटल कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है, तो फिर वो इस वजह से थोड़े प्रॉफिट्स में हम चले जाते हैं क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम रह रही होती है ना। अच्छा अभी तो देखो, मेरे पास पर यूनिट का डेटा गिवन अगर ना हो, अगर ये गिवन ना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा जी 5% से 50% से वॉल्यूम बढ़ा है, लेकिन 10% से सेलिंग प्राइस कम हो गई है, तो आंसर निकालो ज़रा 500 का। अब समझ आइए बात, जो भी परसेंटेज है, चाहे वो क्वांटिटी की है चाहे वो प्राइस की है, वो परसेंटेज आप यूनिट्स पे प्राइसेस पे लगाओ अलग अलग और फिर उनको टोटल करो, या टोटल सेल रेवेन्यू पे लगा दो, आंसर वुड बी सेम। सही है? अच्छा, तो ये बढ़ाना कम करना दोनों आ गए। तो मैं ये कह रहा था जैसे यहाँ पे कह दे वॉल्यूम बढ़ा है और साथ ही कह दे मटेरियल प्राइस कम हुई है, इसको भी छेड़ ले, इसको भी छेड़ के दिखा दूं, ये समझ आ गई बात की। यहाँ पे हम कहेंगे वॉल्यूम तो बढ़ा ही बढ़ा है, वॉल्यूम की वजह से ये कॉस्ट बढ़नी थी, लेकिन ये कॉस्ट के अंदर महंगाई की वजह से इजाफा भी हो सकता है, ये कॉस्ट के अंदर बल्क क्वांटिटी की वजह से डिस्काउंट भी मिल सकता है। अगर इजाफा हो गया तो इंटू 1.505 कर लो, कमी हो गई है तो 0.95 जो कमी हुई है वो कर लो, आंसर वुड बी से। और सही है, ये आज इसलिए मजबूरन सिखाना पड़ रहा है क्योंकि मैं पर यूनिट पे जा नहीं सकता। बफलो इज ब्राउन टुडे, यू नो द ब्राउन बफलो, यू सी द ब्राउन बफलो। सर अंग्रेजी होती है यू हैव सीन, और वो अंग्रेजी होती है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी बाय, ऊपर तो कह रहा था कि कम हो जाएंगी, 8% से कम हो जाएंगी। अब चेक करो ना, मतलब इतनी गंदी परसेंटेजेस, लेबर की ही कॉस्ट है, लेबर की ही कॉस्ट है, 8% कम भी हो रही है, 8% बढ़ भी रही है, ये क्या चक्कर है? वहां टाइम कम हो रहा है, यहां कॉस्ट बढ़ रही है, यानी कि प्लांट की वजह से 8% वक्त कम लगा, लेकिन मजदूरों ने कहा हमारी वेजेस तो 8% बढ़ाओ, महंगाई बड़ी हो गई है। तो ये वो है, समझ आई? तो अब मजा आएगा क्या? लेबर ने 8% का, लेबर ने एक तो वॉल्यूम की वजह से बढ़ना है, वो तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम का बढ़ना तो कांस्टेंट है, ठीक है। जब वॉल्यूम बढ़ना है वेरिएबल कॉस्ट के साथ बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। लेकिन मटेरियल की प्राइस में डिस्काउंट मिल रहा है और लेबर की प्राइस में उल्टा इजाफा हो रहा है, ये हो गया। लेकिन बीच में लेबर में एक और भी लुच था, वो क्या, नवे प्लांट ने जल्दी यूनिट्स बना लेने हैं, तो फिर आपका टाइम 8% एफिशिएंसी ज्यादा हो गई है, तो वो एक डिक्रीज वो भी था। तो वॉल्यूम इंक्रीज, एफिशिएंसी की वजह से डिक्रीज और प्राइस की वजह से इंक्रीज। तो कम से कम परसेंटेज तो अलग कर देते भाई, बच्चा पेपर में परेशान ही रहे, अभी 8 अभी सोल्यूशन करूंगा, कहोगे ये कौन सा 8 है, वो कौन सा 8 है, ये कौन है, तो फिर देखना। हजरत आपने घर पे कल वाले सवाल किए थे, कुछ बेहतरी महसूस हुई? नहीं हो रही अभी तक? आज तो फिर बिल्कुल 4 टायर ऊपर हो जाने, ठीक है। अच्छा चले, परसेंटेजेस है भाई, परसेंटेजेस है, ठीक है, नथिंग एल्स, इसीलिए खुद करा रहा हूं सवाल। अच्छा जी, आगे कहता है डायरेक्ट वेजेस को जब हमने 8% से इंक्रीज बढ़ाना है तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी, अरे ओ लेबर, अरे ओ लेबर, पहले तुम्हें वॉल्यूम का इंपैक्ट डालना है, वॉल्यूम का इंक्रीज, फिर उसके बाद मशीन की वजह से तुम्हारे ऊपर 8% का डिक्रीज, फिर आगे महंगाई की वजह से 8% का इंक्रीज, फिर आगे तुम्हें ये देने की, कहां गया, ये दोनों डिक्रीज लिख दी हैं, ये देने की वजह से तुम लोगों ने खुश होके, ये है लेबर की परसेंटेजेस। कैसा? वॉल्यूम का जितना इंक्रीज बनना है अभी तो वो निकालना है, तो पहले लेबर कॉस्ट पे वॉल्यूम, फिर लेबर कॉस्ट पे एफिशिएंसी मशीन की वो कम करेगी, फिर महंगाई की वजह से कॉस्ट बढ़ेगी, फिर ज्यादा पैसे दिए वो खुश हो गए, तेजी से काम करेंगे, 10% इंक्रीज। चलो शुक्र है परसेंटेज तो बदली। कैसा? एंजॉइंग विद सरमेयर एंड बहुत सारे अदर्स जो घर बैठे हैं, उन्होंने लगा होना बारिश होगी, इन्होंने केड़ा सवाल करना है, ऐसे परसेंटेज की बारिश होगी, ऐसे तो ऐसे सही भाई नंबर आ गया था सवाल का। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि जो इतनी कुर्बानी करके भीगते भूखते ऐसे पहुंचे और बंदा कहे कि नहीं यार बाकी नहीं आए, चौधरी साहबान नमक के बने हुए बच्चे। हाँ तो नमक के बने हुए होंगे ना, वो खुर जाते होंगे। अच्छा जी, अब आज उसने माफी देते हुए कहा इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन जो है ना वो सिर्फ ओवरहेड्स पे है, बाकियों पे नहीं है, इसका मतलब हाँ वखरा वखरा है। कैसे नहीं है? मटेरियल पे डिस्काउंट मिल गया, चलो इन्फ्लेशन नहीं है, वहां पे बचत हो गई,
लेबर पे है तो सही महंगाई, ये वाला 8% जो था, ये गोल दायरे वाला 8% क्या है, इन्फ्लेशन ही तो है, ठीक है। लेबर की अलग इन्फ्लेशन आ गई और ओवरहेड्स की उसने अब अलग से इन्फ्लेशन दे दी। तो भाई परसेंटेजेस हैं, मैं हूं और आप निकालना क्या है, निकालना क्या है, प्रोजेक्टेड सेल्स, जिसको मैं कह सकता हूं बजटेड सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। बजटेड सेल्स तो 1 मिनट में निकल आएंगी, पता है कैसे। 89.6 जो है ये क्या थी, ब्रेक इवन सेल्स का। तो अगर मैं इनको इनके अंदर वॉल्यूम का इंक्रीज भी डालना है, ठीक है, बजट करनी है ना अभी, तो वो वॉल्यूम बढ़ रहा है और इनके अंदर सेलिंग प्राइस का भी इम्पैक्ट डालना है, तो सेलिंग प्राइस का इम्पैक्ट कम करेगा, अभी सवाल में जाके करते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम इनको क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है जी। तो देख लेते हैं जी इंशाल्लाह, फिर बजटेड सेल्स की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए, बजटेड सेल्स भी चाहिए, वो निकल आएंगी, फिर आपको ब्रेक इवन सेल्स भी चाहिए, वो निकालने के लिए फिर नवी मुसीबत पड़ जानी है, ठीक है। यानी कि बजटेड सेल्स तो निकली पड़ी होंगी, अब ब्रेक इवन सेल्स की लड़ाई पड़ जाएगी। अब ब्रेक इवन सेल्स के लिए आपको क्या चाहिए, नहीं लेकिन करंट है ना, अब तो चेंज हो जाएगा ना, टोटल फिक्स कॉस्ट भी बदल रही हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी बदल रही हैं, तो नेक्स्ट ईयर के लिए बजटेड सेल्स निकालनी है, तो नेक्स्ट ईयर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है ना, तो नेक्स्ट ईयर की ब्रेक इवन से निकलेगा, और नेक्स्ट ईयर का ब्रेक इवन ये थोड़ा ही आप, ये तो इस साल 80% से आप 100 पे ले भी जाओ, ब्रेक इवन इस साल का तो निकल आया, लेकिन इस साल का ब्रेक इवन नहीं चाहिए हमें, नेक्स्ट ईयर का ब्रेक इवन चाहिए। अगर टोटल फिक्स कॉस्ट में 2 चीज़ें चेंज हो रही हैं, वेरिएबल कॉस्ट में अखीर हुई पड़ी है, तो आप कैसे ब्रेक इवन सेल से कह सकते हैं। तो आपको टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी रिवाइज वाली नेक्स्ट ईयर, ऐसे ही है, NY लिख दूं, NY न्यूयॉर्क नहीं है, नेक्स्ट ईयर है। उसके बाद ब्रेक इवन सेल्स के लिए आपको दूसरी चीज़ क्या चाहिए होती है, टोटल सेल रेवेन्यू भी चाहिए, ये भी नेक्स्ट ईयर का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी चाहिए, ठीक है। तो टोटल सेल रेवेन्यू तो भाई आपने, जाहिर सी बात है, चले देख लेते हैं, ठीक है। अब ये कुछ बातें आपके सामने आ गई रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो मुझे बताओ ब्रेक इवन सेल्स कितनी है, ऐसी बातें चलती जा रही हैं, ये वर्किंग करनी है मैंने। ब्रेक इवन सेल्स इस करंट ईयर की कितनी है, ये तो मैंने वो ब्रेक इवन सेल्स बता दी ना ऊपर, ब्रेक इवन सेल करंट ईयर की क्या है, करंट ईयर 89.6। निकलती कैसे है वैसे, निकलती कैसे है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एग्जिस्टिंग वाली लेंगे ना, जाहिर सी बात है, करंट ईयर की टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर टोटल सेल्स रेवेन्यू, नहीं है टोटल सेल रेवेन्यू, सॉरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है ब्रेक इवन के लिए, हमें क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। लेकिन ये सब कुछ क्या होगा, करंट ईयर। तो यहाँ से ब्रेक इवन निकालेंगे, फिर देखते हैं वो क्या कह रहा है, ऐसे निकाल के देख लेते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे हर एक काम के लिए, मुझे CM रेशियो के लिए वो टोटल फिक्स कॉस्ट भी चाहिए, इसी को चेंज करना है, मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के निकालने के लिए जो टोटल सेल रेवेन्यू निकला था वो भी चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट भी चाहिए, इन्हीं को तो चेंज करना है। वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी तो उधर टोटे टूटे करके उसमें मटेरियल को ये कर, लेबर को वो कर, ओवरहेड्स को ये कर, सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ना 1 बाय 1 आपको कहता हूं कि मुझे आप वर्किंग्स कर दें और आप पहले करें, ठीक है। देखते हैं वहीं से कुछ निकलेगा, करंट ईयर का CS रेशो है वही यूज कर लूंगा, मैं तो वैसे कह रहा हूँ उस CS रेशो से फिर मुझे ये दोनों चीजें चाहिए, उनको लूंगा तो आगे चलूंगा, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 चल रहा हूँ, मुझे वर्किंग आपने करके देनी है, फिर मैं आपके लिए वर्किंग वहां करूंगा। ये अब कल से यही काम चल रहा है ना, कल से चला है ना ये काम, क्योंकि आप लोग वैसे नहीं करते इन मुश्किल सवालों में, बस इसको रट्टा रुट्टा लगा लिया, देख के नोट कर लिया, नहीं भाई नहीं, ओपन करो। जी है यार, वो जब उस पॉइंट पे जाएंगे तो फिर देखना, अब एक बार गुजर गए हूँ, 15 ईयर्स पहले खरीदा था और आज रिमेनिंग 3 साल है, तो इसका मतलब 12 गुजर गए, नहीं 15 साल पहले हमने इंस्टॉल किया था और आज उसकी रिमेनिंग लाइफ 3 साल है, चल तो अभी रहा है, रिप्लेस करेंगे, नहीं 15 साल पहले देख लेंगे, 15 साल पहले हमने इसको इंस्टॉल किया था
और आज भी हाँ 18 होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, अभी तो एडजस्टमेंट पे जाएंगे तो तसल्ली से देखेंगे ना, तो गुजर गए थे बस इससे, ये काम करने हैं सारे। अच्छा बच्चों जरा इधर देखिए, आप इस वक्त 70 पे मौजूद हैं, ठीक है जी। आपने 70 से 100 पे जाना है, ठीक है जी। 70 से 100 पे जाना है। और देखो ना, अगर आप 70 से 100 पे गए हैं तो आपने जब उसको 20% बढ़ाया है तो अब वो वाला 100 आपका क्या बन जाएगा, 120। समझिएगा बात को, ये मैं परसेंटेजेस में ही खेल रहा हूँ, सिर्फ परसेंटेजेस में ही खेल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मेरी ये कैपेसिटी इंक्रीज भी परसेंटेज में आ जाए। जितने सारा पिंड परसेंटेज कर रहा है तो वॉल्यूम भी परसेंटेज में निकाल लें तो बस सवाल खत्म है फिर, ठीक है। तो वो कहता है इस वक्त आप 70% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, इसका 20% बढ़ा लें, नए प्लांट में इसका 20% बढ़ जाएगा, है ना। नहीं, नए प्लांट में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 20% बढ़ेगा। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, ये 70 पे है तो 100 है, ठीक है। 100 को अगर 20% बढ़ाओगे तो वो क्या हो जाएगा, 120। अब ये 120 नए वाली कैपेसिटी है, ठीक है। इस 120 का इस तरफ नहीं लिख लो जरा, ये किस पे चला गया जी, ये ऐसे, ठीक है। ये 120 से 120% 1.2 किया आपने, ये कितना आ गया। अब इस 120 का 85% आप प्लान कर रहे हैं। यार ये मैं क्यों कर रहा हूं, सॉरी, मुझे वॉल्यूम का चेंज परसेंटेज में निकाल के दो। वैसे तो बात सारी हो ही गई है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी आप क्या करते हैं, जल्दी करें। पार्ट 2 शुरू करना है, हाँ आप पार्ट 2 शुरू करें, तब तक ये कर लें जल्दी से, मैं सारे ही कर गया।